रैप्ड और 2 गैटलिंग गन्स कैरी करते हुए क्राउड में अंधाधुंध बुलेट बरसाने लगते हैं। लियांग यू अपने सिंगल शॉट से एनिमी को स्लैश करती है जैसे कोई टाइगर किसी शीप को करता है। फ्लावर भी एक जायंट कैट में ट्रांसफॉर्म होकर क्राउड में छलांग लगा देती है और सबको चीर फाड़ कर रख देती है। जैंगी की शूटिंग और भी रूथलेस होती जाती है और अपने रिदम को मेंटेन करते हुए वो हर 2 सेकंड में एक हेडशॉट करता है। एक म्यूटेंट जैंगी के इतने खतरनाक टीम से डील करने का सोच ही रहा था कि इतने में ही उसके गले के पास एक स्पेस डिसॉर्ट होने लगता है और एक बैंग के साथ उसका सिर उसकी बॉडी से तुरंत अलग हो जाता है। उसके मरते समय तक उसे समझ में नहीं आया होगा कि वो कैसे मरा। उसी के पास के म्यूटेंट्स जो काउंटर अटैक के लिए प्रिपेयर कर रहे थे वो तुरंत डर के मारे वहीं जम जाते हैं। दोनों बेसेस की ऐसी बुरी हालत देख जिया होंगलियान और वेदिंग हाई पैनिक करने लगते हैं। उन्होंने शिंग तियान से तुरंत कांटेक्ट करने की कोशिश की, ये सोचते हुए कि इनकी कुछ मदद कर सकता है, पर जिया होंगलियान शिंग तियान से कांटेक्ट नहीं कर पाती है और उसी मोमेंट पे उसे रियलाइज होता है कि शिंग तियान ने भी उन्हें धोखा दे दिया है। वेदिंग हाई भी पैनिक करने लगता है। अभी कुछ समय पहले ही उसे बैक माउंटेन से मेजर अटैक लॉन्च होता हुआ सुनाई दिया था, पर डिफेंस लाइन के टूटने के बाद जब से शेल्टर को घेरा गया है उसने एमराल्ड वाटर साइड बेस की किसी भी मेंबर को नहीं देखा है, जो कि बहुत ऑब्वियस है। वेदिंग हाई जल्दी से चिल्लाते हुए कहता है, मॉर्निंग ड्यू बेसेस के सभी फोर्सेस तुरंत रिट्रीट करो। तभी वो जिया होंगलियान से भी कहता है, ये क्लियर है कि तीनों बेसेस ने साथ मिलकर हमें फंसाया है, तुम्हें भी अब जल्दी ही अपने बेस को लेकर रिट्रीट कर लेना चाहिए, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। जिया होंगलियान गुस्सा और शॉक दोनों ही थी। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये तीनों एक साथ कैसे आए, पर अभी गुस्सा करने का समय नहीं है और तो और फाइट कंटिन्यू करना भी बेवकूफी होगी। इस हिसाब से उनके पास सिर्फ रिट्रीट करने का ही ऑप्शन है। रिट्रीट का ऑर्डर देते ही जिया होंगलियान फिर अपने बॉटल से एक सिप लेती है और अपने मुंह से ब्लीजिंग फायर ड्रैगन स्नो वर्शिप सेक्ट की तरफ भेज देती है। जिया होंगलियान की आंखें मर्डरस इंटेंट से भरी हुई थी और ज़ेंग जियान अभी के लिए उसे नहीं उलझना चाहता था और उन्हें रिट्रीट करने देता है। आखिरकार वेदिंग हाई और जिया होंगलियान अपने बेसिस के टॉप कॉम्बैटेंट थे जिनका कोई ऑर्डिनरी सोल्जर शायद ही कुछ कर पाता। अब जब उन्हें कमजोर करने का गोल अचीव हो ही गया था तो उन्हें एक साथ मारने का कोई मतलब नहीं था। दोनों ही बेसेस अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करते हुए बचे हुए आर्मर व्हीकल पर सवार होकर वहां से भाग जाते हैं। ये देखते हुए वो वायरन जो कि शेल्टर को कट करने की कोशिश कर रहा था उसे भी हार मानना पड़ता है और वो वहां से भागने की कोशिश करता है, पर जैंगी पहले से ही वो वायरन पर नजर बनाया हुआ था जो कि शेल्टर की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा था। जैसे ही वो वायरन जैंगी के शूटिंग के रेंज में आता है, एक बुलेट उसके सर के आर पार हो जाता है और जैंगी अपने शेल्टर के फर्दर थ्रेट को भी एलिमिनेट कर देता है। लास्ट में शायद ही दोनों बेसेस के मिला के 100 सोल्जर्स वहां से बच के निकल पाए होंगे। काउंटलेस बॉडीज और व्हीकल्स उस पूरी जगह में फैले हुए थे। जैंगी और स्नो वर्शिप सेक्ट के लोग उनका पीछा नहीं करना चाहते थे। आखिरकार स्नो वर्शिप सेक्ट भी जैंगी के शेल्टर के बहुत करीब आ चुके थे और जैंगी लास्ट तक एनिमीज का पीछा करना समझदारी नहीं मानता था। जिंगजियान उनके गायब होने तक उन्हें देखता है और लास्ट में वो अपने हाथों को उठाकर चिल्लाते हुए सेलिब्रेट करने लगता है, हम जीत गए, आखिरकार जीत हमारी हुई। बेसिस के खिलाफ ये उनकी पहली जीत थी और कुछ लोग तो एक दूसरे को शाबाशी भी दे रहे थे। जैंगी अपने स्नाइपर राइफल को साइड रखता है। ये खतरनाक बैटल सिर्फ आइस और स्नो डिफेंस लाइन को ही नहीं तोड़ी थी, पर वहाँ की कई बिल्डिंग्स भी टूट गई थी। उनमें से बिल्डिंग्स जिसमें अंकल यू और चुन्ने रहते थे वो भी टूट गई थी। जैंगी स्नो वर्शिप सेक्ट के फॉलोवर्स को उनकी जीत एक साथ सेलिब्रेट करते हुए देख रहा था और उसको कुछ एक्सप्लोजिव्स उन पे भी गिरा देने का मन कर रहा था, क्योंकि ये ब्रेन वॉश कल्ट फॉलोवर्स भी उसके लिए आगे चल के बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। उनके फियरलेस फाइटिंग स्टाइल को देखकर जैंगी भी दंग था। उसे तो ये भी लगता है कि ये रेकलेस पीपल अदर बेसेस के फोर्स से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। फिर भी जैंगी अपने इमोशन को सप्रेस कर लेता है। उसे ये भी पता था कि स्नो वर्शिप सेक्ट के ग्रेटर रिसोर्सेस उसके लोग हैं। उनके और फॉलोवर्स को मारना भारी पड़ सकता है क्योंकि वो अपने नंबर्स को प्रोजिलिटाइजिंग के थ्रू तुरंत रिप्लेनिश कर लेंगे और ऐसा करने से सिर्फ जैंगी के दुश्मन ही पड़ेंगे, जो वो नहीं चाहता है। नीचे जाने के बाद जैंगी तुरंत जिंग तियान को कॉल करके बोलता है, तुम आकर बचा हुआ फूड ले जा सकते हो, पर जिंग तियान तुरंत जवाब देता है, कोई जल्दी नहीं है, हमें अभी कुछ चीजें हैंडल करना है। ये सुनकर जैंगी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, अब इसको और क्या करना है, पर ये मानते हुए कि एमराल्ड वाटर साइड बेस इस बार अपने प्रॉमिस को फुलफिल कर चुका है, इसीलिए उसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जैंगी बैटलफील्ड साफ करने के लिए शेल्टर से बाहर निकलता है। अब इस समय तक अंकल यू और चुनले भी पूरी तरह से थक चुके थे, यहाँ तक कि फ्लावर भी स्नो में पड़े हुए हाफ रही थी। सिर्फ लियांग यू सामने सीधे खड़ी थी। वो उसी डायरेक्शन में देख रही थी जिधर दोनों बेसेस भागे थे। जैंगी लियांग यू के पास आके उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, अब सब खत्म हुआ, तुमने उनके बहुत से लोगों को मार गिराया है, तुमने अपने स्टूडेंट्स का बदला ले लिया, अब उनको जाने दो। ये सुनते ही लियांग यू के आंखों में मर्डरस इंटेंस गायब हो जाता है। तुरंत उसकी आंखें बंद हो जाती है और उसकी बॉडी पीछे गिरने लगती है। जैंगी तुरंत उसे सपोर्ट देता है और तब उसे पता चलता है कि लियांग यू की बॉडी में एक गहरा चोट लग चुका है। जैंगी के एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाते हैं और वो तुरंत लियांग यू की बॉडी को उठाकर शेल्टर की तरफ भागता है और सोचता है कि एनिमी क्राउड में रेकलेसली अटैक करते हुए दोनों बेसेस के एलाइड फोर्सेस को सब्जी की तरह काटने के बाद ये अब भी जिंदा है, ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। जैंगी शेल्टर में भागते हुए आता है और जो को बुलाते हुए कहता है, मेडिकल रूम की तरफ चलो और तुरंत सर्जरी की तैयारी करो। जो भी लियांग यू की बॉडी पे ऐसे चोट को देख के चौंक जाती है, वो तुरंत मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स और मेडिसिन प्रिपेयर करती है और तुरंत ब्लीडिंग स्टॉप करके चोट पर टाँकी लगाती है। तभी जैंगी शेल्टर से बाहर आता है। अब स्नो वर्शिप सेक्ट और एमराल्ड वाटर साइड बेस एक साथ मिलकर बैटल के आफ्टरमैथ से डील करने की बारी थी। इस बार स्नो वर्शिप सेक्ट को भी बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था और कई म्यूटेंट्स भी मारे गए थे। जैंगी जिंगजियान को कहता है, फॉर्मर वेस्ट माउंटेन बेस का
टेरिटरी अब मेरा है, जैंगी का। बिना मेरे परमिशन के कोई भी मेरे एरिया में नहीं आ सकता है। इस बैटल में सब लोग जैंगी की टीम के खतरनाक स्ट्रेंथ देख चुके थे। जिंगी जियान रिस्पेक्टफुली जैंगी के सामने झुकता है और बोलता है, इस बैटल को जीतने में हमारी हेल्प करने के लिए धन्यवाद। हमारे अरेंजमेंट के हिसाब से मिशनरीज के अलावा कोई भी स्नो वर्शिप सेक्ट की तरफ से आपके वेस्ट माउंटेन एरिया में नहीं आएगा। जैंगी भी थोड़ा हंसी निकाल के उनसे बोलता है, ऑफ कोर्स मुझे लड़ने और मारने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं एक शांतिवादी हूँ। ये सब बोलने के बाद जिंगी जियान अपने फॉलोवर्स के साथ प्रेयर चैंट करते हुए चला गया। जैंगी के हिसाब से इस बैटल में सबसे ज्यादा फायदा ना ही उसको मिला और ना ही एमराल्ड वाटर बेस को, बल्कि स्नो वर्शिप सेक्ट को मिला। बिना दो मेजर बेसिस के स्नो वर्शिप सेक्ट फ्रीली अपने फॉलोवर्स को एक्सपैंड कर सकते हैं और उनके लीडर युआन कोंगिया की ब्लेसिंग एबिलिटी के साथ वो अपने म्यूटेंट की संख्या बहुत रैपिडली इंक्रीज कर सकते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनकी ताकत का अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सब सोचते हुए जैंगी थोड़ा चिंता में आ जाता है। लगता है मैंने एक मॉन्स्टर को बना दिया है, पर मेरे पास कोई और चॉइस भी नहीं था। तभी जैंगी शांति से बैटलफील्ड की तरफ जाता है ताकि वो कुछ यूजफुल मटेरियल्स कलेक्ट कर सके। ये सारे बहुत ही इलाइट म्यूटेंट्स थे और इनके पास वेपन्स और इक्विपमेंट्स हाई क्वालिटी के थे, और तो और कई म्यूटेंट्स इस बैटल में मारे भी गए थे। जैंगी उनमें से कुछ को एब्सॉर्ब करना चाहता था, पर उसे ये अजीब लगा कि वहाँ 7 म्यूटेंट्स मरे हुए थे, जिसमें सिर्फ 4 की बॉडी ही जुड़ी हुई थी और बाकी के 3 का तो ऐसा लग रहा था कि उनकी सारी एसेंस निकाल के उन्हें खोखला कर दिया गया है। जैंगी इसमें बहुत उलझ गया था। रिसेंट बैटल के इंटेंसिटी के हिसाब से ये नहीं लग रहा था कि ऐसा कोई कर सकता है, पर अभी इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। उन सभी को अपने पॉकेट डायमेंशन में कलेक्ट करने के बाद जैंगी शेल्टर की तरफ वापस जाने लगा। जैंगी स्माइल करते हुए अपने दोस्तों से कहता है, चलो चल के आराम करते हैं, आज रात को हम इस जीत का बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे। उसी मोमेंट पे फ्लावर जैंगी के शोल्डर पर जंप करती है और प्यार से जैंगी को रब करती है। इस बैटल में फ्लावर जैंगी के लिए बहुत यूजफुल थी, क्योंकि उसने अपने ट्रांसफॉर्म स्टेट में काउंटलेस एनिमीज को कुचल दिया था। जैंगी भी प्यार से उसका सर सहलाता है। फिर वो अपना लेफ्ट आर्म अंकल यू और राइट आर्म चुनने पर रखकर तीनों शेल्टर की तरफ चले जाते हैं। पर शेल्टर के कुछ ही दूर जिया होंगलियान और वेदिंग हाई अपने हारे हुए फोर्सेस के साथ वापस जा रहे होते हैं। इस बैटल में वेदिंग हाई और उसके लोग कुछ ज्यादा ही कमजोर हो गए थे। उनके बेस की मिलिट्री स्ट्रेंथ लगभग आधी हो गई थी और उसके चेस्ट में भी लियांग यू ने एक गहरा स्लैश मार दिया था और उसका गुस्सा उसके दर्द के साथ बढ़ता ही जा रहा था। वहीं जिया होंगलियान गुस्से में उबल रही थी। वो स्नो वर्शिप सेक्ट के धोखे से सरप्राइज नहीं थी, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि एमराल्ड वाटर साइड बेस भी जैंगी के साथ क्यों थे। अगर एमराल्ड वाटर साइड बेस से शिनतियांग उन्हें ज्वाइन कर लेता तो सिचुएशन इतना बुरा नहीं होता। ये सब सोचते हुए जिया होंगलियान शिनतियांग को सैटेलाइट कॉल करके उससे पूछना चाहती थी, पर उसी समय वेदिंग हाई उसे तुरंत रोक देता है। हड़बड़ी मत करो, वेदिंग हाई अच्छे से समझाता है। स्नो वर्शिप सेक्ट की तरह शिनतियांग ने हम पर अटैक नहीं किया, तो मुझे लगता है जैंगी उसे कुछ ऑफर कर रहा होगा ताकि वो कोई एक्शन ना करे। वो लोग हमेशा से ही हेवनली सी सिटी के नॉर्थ में ही रूल कर रहे हैं और किसी फालतू के रिस्क में खुद को नहीं डालते हैं। प्लस ये आदमी थोड़ा शातिर भी है। ये लोग अपने कुछ फायदे से बहुत खुश हो जाते हैं। अगर उन्हें बिना लड़ाई किए कुछ मिल रहा है तो ये जरूर वही कर रहे होंगे। जिया होंगलियान अभी भी गुस्से में कहती है, मैं उसके साथ पहले क्लियर एग्रीमेंट कर चुकी थी। उसके धोखे के कारण हमने अपने अपोनेंट की ताकत को मिसजज कर लिया। हम इसे ऐसे नहीं जाने दे सकते हैं। इस पर वेदिंग हाई कहता है, अभी तुम और मैं दोनों ही बहुत ज्यादा कमजोर हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि जिंग तियान के एक्सप्लेनेशन के पीछे जाने से हमें कुछ मिलेगा? मुझे तो लगता है कि हम बहुत लकी थे कि हम लोग वहाँ से सही सलामत जिंदा वापस आ पाए। जैसे ही वो बोलना खत्म करता है कि खतरनाक दहाड़ उनके पीछे से उन्हें सुनाई देती है, बिल्कुल एवलांच की तरह। ये ऐसा लग रहा था कि हजारों ट्रूप्स उन पे अटैक कर रहे हो। वेदिंग हाई और जिया होंगलियान के चेहरे तुरंत बदल जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि जिंग तियान अपने 100 आदमियों के साथ उसके रास्ते में खड़ा है। जिंग तियान एक बहुत बड़े कुत्ते पे बैठा जोर से हंसता है और कहता है, जिया होंगलियान, वेदिंग हाई, जाने की इतनी क्या जल्दी है? ये देखते हुए जिया होंगलियान थोड़े गुस्से में कहती है, जिंग तियान, ये तुम थे जिसने सबसे पहले हमारे एग्रीमेंट को तोड़ा था। अब तुम्हारा हमारे रास्ते को रोकने का क्या मतलब है? जिंग तियान एक कोल्ड स्माइल देता है और कहता है, क्या तुम्हें मेरी इंटेंशन नहीं पता है? तुम दोनों ही बहुत वेल्दी लैंडलॉर्ड्स हो, तो इसीलिए तुमसे टोल कलेक्ट करना ज्यादा नहीं होगा, है ना? जिंग तियान की ये रॉबरी देख दोनों ही बेसिस बहुत गुस्से में थे, पर किसी के अंदर कुछ बोलने का हिम्मत नहीं था। वेदिंग हाई ब्लफ करते हुए कहता है, ब्रदर जिंग तियान, मुझे ये नहीं समझ में आया कि तुम आज की फाइट से दूर क्यों थे। अगर हम तीनों बेस अपने फोर्सेस कंबाइन करके उस शेल्टर को हासिल करना चाहते तो पूरा वेस्ट माउंटेन एरिया हमारा होता। क्या तुम्हें पहले से ही जैंगी के ट्रू स्ट्रेंथ का अंदाजा हो गया था, जो तुमने बीच में ही खड़े होकर भी कुछ नहीं किया? जिंग तियान अपने कान साफ करते हुए लाइटली कहता है, हमारे एमराल्ड वाटर साइड बेस के पास बाहर गवर्न करने की कैपेसिटी नहीं है। तुम लोगों की तरह मेरे पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज या ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं है। एंड में हम सिर्फ दूसरे के लिए सब कुछ करते रहेंगे और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। जबकि जैंगी हमें 10 टन फूड ऑफर कर चुका था ये नाटक करने के लिए। मैं क्यों नहीं मानता? वो मुझे 10 टन फूड ऑफर कर चुका था कुछ नहीं करने के लिए, जबकि तुम लोग मुझे मेरी लाइफ खतरे में डालने का सिर्फ एम्प्टी प्रॉमिस ऑफर कर रहे थे। ये तो कोई बेवकूफी अपने लिए चुनता है ना? जिंग तियान की बातें सुन के वो लोग स्पीचलेस हो चुके थे। इनफैक्ट
वो लोग सीक्रेटली वेस्ट माउंटेन एरिया के हाई क्वालिटी रिसोर्स को आपस में बांटने का सोच रहे थे, जिसमें से कुछ एमराल्ड वाटर साइड बेस को नहीं मिलने वाला था। तभी जिंग तियान के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो कहता है, अब मैटर पर आते हैं, अब क्या हम टोल फी के बारे में बात कर लें। इस दौरान शेल्टर के अंदर यांग कंटिन्यूअसली खाना बनाने की एबिलिटी के कारण बहुत ज्यादा थक चुकी थी, इसीलिए जैंगी उसे कुक करने के लिए ना बोल के एक फुल टेबल डिलीशियस फूड अपने पॉकेट डायमेंशन से निकाल लेता है और इस चीज को प्रॉपर्ली सेलिब्रेट करता है। तभी जैंगी एक हैम बर्गर और एक कप ऑफ मिल्क टी मेडिकल रूम में ले जाता है, जहाँ जो लियांग यू की सर्जरी कर रही होती है, जिसकी इंजरीज बहुत ज्यादा सीरियस थी। सर्जरी सक्सेसफुल होती है क्योंकि लियांग यू एक स्ट्रेंथ एनहांस्ड म्यूटेंट थी, उसकी रिकवरी एबिलिटी नॉर्मल से बहुत ज्यादा थी, इसीलिए उसे जल्द ही हील हो जाना चाहिए था। अब इस मोमेंट पे जैंगी चैन की सांस लेता है और सोचता है ये औरत सच में बहुत टफ है, पर जैंगी ये समझ जाता है कि वो इतना डेस्परेट फाइटिंग सिर्फ अपने रिवेंज के डिजायर से ही कर पाई जब तक वो गिर ना गई। जो उसकी तारीफ करते हुए कहती है, म्यूटेंट्स की एबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग होती है, मैं टीचर लियांग यू को बहुत एडमायर करती हूँ। जैंगी हंसता है, जो की आंखों में उसे म्यूटेंट बनने की इच्छा दिखती है। हालांकि उन्हें अभी भी स्नो वर्शिप सेक्ट के बारे में ज्यादा पता नहीं है, इसीलिए वो म्यूटेंट बनने की एबिलिटी जो पे यूज नहीं करना चाहता। जैंगी प्यार से जो के फेस पर पिंच करता है और कहता है, तुम्हारी मेडिकल स्किल और किसी भी एबिलिटी से बहुत ज्यादा स्किलफुल है। मैं बिना म्यूटेंट्स के भी काम चला सकता हूँ, पर मैं तुम्हें एज ए डॉक्टर नहीं खो सकता। मेरे दिल में तुम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। इस दौरान सेलेस्टियल ट्रिब्यूट एरिया में स्नो वर्शिप सेक्ट का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है। युआन कोंगिया एक ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स को लीड कर रही थी। वो स्नो में अपने वॉरियर्स के जीत का आने का इंतजार कर रही थी। ये बैटल स्नो वर्शिप सेक्ट के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, पर फॉर्चुनेटली जिंगजियान इस मिशन को फेल नहीं होने देता है और वो स्नो वर्शिप सेक्ट के आधे जीते हुए वॉरियर्स के साथ वापस आता है। वो लीडर युआन कोंगिया को रिपोर्ट करता है, भले ही हमने इस बार बहुत से फॉलोअर्स को सैक्रिफाइस कर दिया है, पर हमने एक सिग्निफिकेंट विक्ट्री को भी अचीव किया है। हमने मॉर्निंग ड्यू और रेडिएंट प्रोस्पेरिटी बेस को बहुत ही बुरी तरीके से हराया है। अब वो बहुत कमजोर हो चुके हैं और फ्यूचर में वो हमारे लिए कोई थ्रेट नहीं होंगे। ये बात सुनते ही स्नो वर्शिप सेक्ट में सब बहुत खुश हो जाते हैं। स्नो वर्शिप सेक्ट को अपने बेस को फैलाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और इस समय फाइनली वो जीत गए हैं। उनके लिए ये बहुत ऐतिहासिक मूवमेंट था। युआन कोंगिया आगे बढ़कर जिंगजियान का हाथ पकड़कर कहती है, तुमने बहुत मेहनत की है और स्नो गॉड तुम्हारे इस कंट्रीब्यूशन को नहीं भूलेंगे। इस मूवमेंट पे जिंगजियान पछतावे के साथ बोलता है, इस बार हमने बहुत से फॉलोअर्स को खो दिया है, जिसमें से 2 म्यूटेंट प्रीस्ट लिंग फे और मेंगजी युआन भी थे। युआन कोंगिया काइंड एक्सप्रेशन के साथ कहती है, उनका मरना बेकार नहीं गया, वो मेरी बॉडी में वापस आ चुके हैं, मैं उनके प्रेजेंस को फील कर पा रही हूँ। जिंगजियान प्रे करता है, ओ गॉड सारी आत्माओं को शांति मिले। तभी युआन कोंगिया की आंखें थोड़ी क्रीपी लुक देने लगती है और वो एक्साइटेड होकर बोलती है, अब हम हेवनली सी सिटी में अपने फॉलोअर्स को आसानी से बढ़ा सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि स्नो गॉड की लाइट हेवनली सी सिटी के हर कोने तक पहुँचे और फिर इस पूरे दुनिया में, और ऐसे करके इस पूरे दुनिया को एक साथ ले आएंगे। मैं चाहती हूँ कि स्नो गॉड इस दुनिया के एक ट्रू गॉड बन जाए और स्नो वर्शिप सेक्ट की चमक कभी भी खत्म ना हो। इसी के साथ सारे फॉलोअर्स अपने राइट हैंड को अपने चेस्ट पर रखकर युआन कोंगिया के साथ चिल्लाते हैं, स्नो वर्शिप सेक्ट की चमक कभी खत्म ना हो, स्नो वर्शिप सेक्ट अमर रहे। 5 आर्मीज के बैटल के तुरंत बाद जैंगी का भी अपना नाम हो चुका था और उन्हें डिस्टर्ब करने का कोई सोच भी नहीं सकता था, इसीलिए कुछ समय तक शेल्टर में पीस रहा। सारी वुमेन माजोंग खेल रही थी और अंकल यू और जैंगी चेस खेल रहे थे। चुनले और लू कैरन वीडियो गेम खेलते हुए दिन बिताने लगे। लियांग यू जो बहुत सीरियसली इंजर्ड हो चुकी थी, अब आसानी से अपने बैंडेज के साथ मूव कर पा रही थी। इतने उतार चढ़ाव के बाद लियांग यू के स्वभाव में भी बहुत चेंज आ गया था। पास की सारी प्रॉब्लम्स गायब हो गई थी और अब वो ज्यादातर उदास रहने लगी थी। अब वो किसी को भी बहुत ही कम रिस्पॉन्स करती थी। उसका लाइफ से मन भर गया था। जैंगी को ये सब पता था। जब उसे पता चला कि वो मर के फिर जिंदा हो गया है, तब उसे भी बिल्कुल यही फील हुआ था। इस बैटल से आसपास के सारे विलास भी टूट गए थे, इसीलिए जैंगी सबको अपने शेल्टर में मूव करवा चुका था। एक साथ कई बार जिंदगी और मौत को देखने के बाद सबके अंदर एक दूसरे के लिए सर्टेन लेवल ऑफ ट्रस्ट बिल्ड हो चुका था। प्लस किसी को नहीं पता था कि वॉर फिर कब शुरू हो जाएगी, इसीलिए एक साथ रहना ही सबके लिए फायदेमंद है। शेल्टर के अंदर सभी लोग अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे थे और इस हद तक रिलैक्स हो गए थे कि किसी को भी ध्यान नहीं आ रहा था कि आइस और स्नो डिफेंस लाइन को रिपेयर करना भी है और हजारों बॉडीज बैटलफील्ड में पड़ी हुई है। पर एक सुबह जब जैंगी स्नोई सीनरी को एंजॉय करने के लिए विंडो के पास आता है तो वो तुरंत अपने सामने वाली सीन में कुछ और नोटिस करता है। जैंगी सोचता है, ऐसे तो स्नोफॉल ज्यादा कम होती रहती है, पर ये कुछ ज्यादा ही साफ नहीं है। बैटल तो अभी वहाँ 1 हफ्ते पहले ही खत्म हुआ था, तब भी वहाँ एक बॉडी नहीं थी। जैंगी को सोचने के बाद घबरा जाता है और खुद से कहता है, मुझे क्लियरली याद है कि मैंने कल दोपहर में ही कुछ बॉडीज देखी थी। क्या कोई सीक्रेटली उन बॉडीज को ठिकाने लगा रहा है? जैंगी अपने बाइनोकुलर्स निकाल के फिर ध्यान से ढूंढता है और कंफर्म करता है कि ये उसकी आंखों का धोखा नहीं है और ना ही बॉडीज भारी स्नो में ढक रही हैं। देखने में ऐसा लग रहा था कि सारी बॉडीज हवा में गायब हो गई हैं। जैंगी चौंकते हुए कहता है, इस दुनिया को अब कॉमन सेंस के थ्रू नहीं समझा जा सकता है। क्रिएचर्स म्यूटेट होकर एबिलिटीज गेन कर रहे हैं, तो क्या बॉडीज भी किसी तरह के म्यूटेशन से गुजर रही होगी? जैंगी गहरी सांस लेता है और वो अपनी कॉम्बैट सूट पहनकर बाहर इन्वेस्टिगेट करने का सोचता है। अपनी पिस्तौल पकड़ के जैंगी बाहर अपने एक कदम को फूक फूक कर रखता है। जो बॉडीज का पहाड़ इकट्ठा हो गया था वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हजारों बॉडीज रातों रात गायब हो गई, लेकिन कैसे? जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, जैंगी को फाइनली कुछ क्लूज मिलता है। जैसे ग्राउंड पर सिर्फ जाने के गहरे पैरों के निशान थे, पर किसी के आने के नहीं थे। इसका यही मतलब हो सकता है कि ये बॉडीज अपने आप खड़ी होकर यहाँ से चली गई हैं। उसी समय
जैंगी को अपने पीछे कुछ महसूस होता है, जैसे कि कुछ ओल्ड और डार्क चीज उसे घूर रही हो, पर जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है उसे पीछे कुछ भी अनयूजुअल नहीं दिखता। जैंगी को तुरंत अपने शरीर में सिरहन